हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ वैल्यू एडिशन सीरीज का एक और पार्ट। और इस पार्ट में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आई थिंक आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा। आज की इस क्लास में हम नीलगिरी वाले पोर्शन को कवर करेंगे। और याद रखिए कि यूपीएससी लेवल की मैपिंग एक बार में एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकती। इस चीज को समझिएगा कि अगर मैंने आपसे कहा कि पश्चिमी घाट पर्वत की मैपिंग है ये, और इस क्लास में मैं पश्चिमी घाट की मैपिंग को कवर करूंगा, तो हमेशा याद रखें कि आप एक वीडियो में पूरा कंपाइलेशन नहीं पा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में और एक्चुअल यूपीएससी लेवल का कंटेंट चाहिए, देखिए यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट है। मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो एक क्लास में भी यूपीएससी की मैपिंग कराई जा सकती है, लेकिन फिर उससे प्रश्न आते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। ये याद रखिए कि अगर आपको एक्चुअल में जो प्रश्न यूपीएससी में आते हैं उनको हल करना है, उन्हें सॉल्व करना है, उनके सॉल्यूशन तक पहुंचना है, तो आपको एक माइन्यूट लेवल पे एनालिसिस करने की आवश्यकता होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि रंगनाथिट्टू, बिलिगिरी रंगा, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इससे यूपीएससी ने प्रश्न करे हैं, लेकिन जब तक यूपीएससी ने इससे प्रश्न नहीं करा, तो क्या ऐसा कोई कंटेंट कहीं मार्केट में अवेलेबल था? क्या आपने इसे कभी यूट्यूब पर देखा था, या फिर आपने कहीं से पढ़ने का प्रयास करा था, या आप उस तक पहुंच पाए थे? आंसर इज नो। याद रखिए कि यूपीएससी प्रश्न जब पूछ लेता है उसके बाद वो चीजें न्यूज में आती हैं। अब यहां मेरा प्रयास ये है और पूरी स्टडी IQ की टीम का प्रयास ये है कि हम उस कंटेंट तक आपको पहले पहुंचाएं। याद रखिए कि संभावित प्रश्नों का अंदाज लगाना बहुत टफ नहीं होता, बस टफ हो जाता है उसे स्टूडेंट तक पहुंचाना, और स्टूडेंट के लिए टफ हो जाता है कि उसे ईमानदारी से पढ़ना। क्लियर? तो हम तो अपनी तरफ से जो है वो पूरा प्रयास करके आप तक वो कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारा इस कार्य में साथ देंगे, आप इसके नोट्स बनाएं, और एक रिक्वेस्ट है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। याद रखिए कि मैप लगाकर उसे पढ़ाना और भी ज्यादा इजी हो जाता है, पर आप उसे कभी भी अपनी कॉपी पर नहीं बनाते, जिस कारण वो आपके माइंड में सेटल डाउन नहीं होता। जब एक बार आप उसे कॉपी पर बनाएंगे और उसे जो है वो नोट्स के फॉर्म में चेंज करेंगे, आपके माइंड में भी प्रिंट होगा, और साथ में जब आप मेंस देने जाएंगे तब भी वहां इस डायग्राम को आप प्लॉट कर पाएंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आप सभी से कि इसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने नोट्स में इसे मेंशन करें। क्लियर? चलिए, इस क्लास में जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं, अगर आप उसकी PDF चाहते हैं, याद रखिए सारे हैंडमेड मैप्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अभिनव बोहरे, जो कि मेरा नाम है, ज्योग्राफी, इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ज्वाइन करें या ना करें, एटलीस्ट आप इसे इस चैनल से जो PDF है उसे डाउनलोड कर लें। कारण क्या है? कारण यह है कि अगर आपने इससे डाउनलोड कर लिया तो आपके नोट्स मेकिंग काफी इजी हो जाएगी, आप इजीली उस चीज के नोट्स बना पाएंगे। अदरवाइज होगा क्या कि आप चीजों को देखेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। तो आपके पास PDF होगी तो आप उसे बार बार रेफर कर सकते हैं, उस चीज में कुछ चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं और उससे अपने नोट्स का पार्ट बना पाएंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, याद रखिए कि सेवरल टाइम यूपीएससी ने, जैसा कि आप सभी को पता होगा, और नहीं पता तो बच्चों आज जान लीजिए कि यूपीएससी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है साउथ इंडिया में। यूपीएससी साउथ इंडिया की रिवर से रिलेटेड, और रिवर से रिलेटेड तो हर दूसरे वर्ष आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यूपीएससी तो इससे रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछा करती है। अब बात आई नीलगिरी की, तो नीलगिरी से प्रश्न क्यों आते हैं? तो याद रखिए कुछ स्टेटमेंट मैं आपको नीलगिरी के बारे में देने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। याद रखें कि नीलगिरी जो है वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया का वर्जिन मोस्ट फॉरेस्ट है, यानी कि ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का ऐसा फॉरेस्ट है जहां पे मानव का हस्तक्षेप सबसे कम हुआ है, ह्यूमन इंटरवेंशन सबसे कम हुए हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ सतही तौर पर कहा जाता है। याद रखिए कि ये आज के समय जो है खतरे के निशान के आसपास मंडरा रहा है। यह भी याद रखिएगा कि नीलगिरी जो है वो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में। परंतु पहले आपको चीजों को अपने माइंड में सेटल डाउन करना होगा। पहले हम उसे मैप पर उतारेंगे, फिर हम आगे इसके बारे में अदर चीजों को कंटिन्यू करेंगे। याद रखिए कि यहां पर कुछ ऐसी रेयर प्रजाति मिलती हैं। अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली कहूं तो लगभग 25 ऐसी प्रजातियां हैं जीवों तथा वनस्पतियों की, जो केवल और केवल इसी स्थान पर मिलती हैं। याद रखिए कि इस क्षेत्र का नाम नीलगिरी पड़ा है। ये तमिल लैंग्वेज का वर्ड, एक शब्द है तमिल लैंग्वेज का, जिसे कहा जाता है नीलम। नीलम का मतलब होता है ब्लू, और गिरी का मतलब होता है माउंटेन। ये संस्कृत भाषा का शब्द है।
अर्थात इस क्षेत्र का नाम नीलगिरी पड़ा है यहां मिलने वाले एक पुष्प के कारण। याद रखिए ये हर 18 वर्षों में एक बार ग्रो होता है, ऐसा कहा जाता है। क्लियर, मतलब हर 18 साल में एक बार ये वृक्ष, एक बार इस एक प्रकार के वृक्ष में इस प्रकार का फूल आता है। कई जगह जो है आपको 12 वर्ष देखने को मिलेगा और आप पाएंगे कि इस पुष्प के कारण इसका नाम जो है वो नीलगिरी पड़ा है। नील कुरुंजी नाम से एक पुष्प है इसके नाम पर। अब इससे सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उसे देखेंगे, परंतु उसके पहले हम नीलगिरी को प्लॉट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिए कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नीलगिरी एग्जैक्टली कहां पर आता है। तो याद रखें इस प्रकार से जब आप प्लॉट करेंगे तो ये है हमारा ग्रेट इंडिया और ग्रेट इंडिया का प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र। इसी प्रकार से याद रखिए कि आपको इस स्थान पर दिखाई देगा इस प्रकार से। याद रखें ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है। ये भी याद रखने योग्य बात है कि जो पश्चिमी घाट है ये एक सतत पर्वत श्रेणी है। इसी प्रकार से आपको यहां पर पूर्वी घाट दिखाई देगा, परंतु पूर्वी घाट वाला जो क्षेत्र है ये सतत नहीं है, इसके बीच में बड़े बड़े गैप हैं। और उन गैप का कारण क्या है तो आई थिंक आप सभी को याद होगा, मैंने बताया था प्रायद्वीपीय भारत का जो स्लोप है अर्थात ढाल है ये पूर्व की दिशा में है और इसी कारण से आप पाएंगे कि नदियों ने जो है वो पूर्वी घाट को काट छाट दिया है। आपको इस स्थान पर सतत पर्वत श्रेणी दिखाई नहीं देगी, तो इसे अपने माइंड में सेटल डाउन रखें, यह है प्रायद्वीपीय भारत। अब यहां याद रखिए कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के लिए आपको कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कारण क्या है? कारण यह है कि इसका यूज हम करने वाले हैं। क्लियर, तो हमेशा याद रखें जो पश्चिमी घाट वाला पार्ट है आपको, जस्ट अ सेकेंड इसे हम एडजस्ट कर लें। जो पश्चिमी घाट वाला पार्ट है इसके लिए याद रखें कि इस क्षेत्र में किस प्रकार के वनों का विस्तार है। तो याद रखिएगा इस स्थान पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है इसमें याद रखिएगा यहां पर आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार देखने को मिलता है। इन दोनों ही इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में सेटल डाउन कर लीजिए कि पश्चिमी घाट में कौन से जो है वो वनस्पतियां देखने को मिलती हैं, सदाबहार, और पूर्वी में क्या देखने को मिलती है, पर्णपाती। क्लियर, अब कारण क्या है तो केवल और केवल वर्षा। याद रखिए कि पश्चिमी घाट से जो है वो मानसून का आगमन होता है अर्थात वर्षा ज्यादा होती है। वर्षा ज्यादा होने से होता क्या है कि यहां पर किस प्रकार के वनों का विस्तार होगा, किस प्रकार के वनस्पति का विस्तार होगा, तो आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। पश्चिमी घाट यहां मैं मेंशन करता हूं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसी प्रकार से याद रखिएगा जो पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है, यह मैं क्यों बता रहा हूं, याद रखिए आपको इसका आगे यूज देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से याद रखिए कि जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है यह हमारे बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी है। जैव विविधता यहां उच्च देखने को मिलती है। क्लियर है, एक फर्दर इंफॉर्मेशन है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में भी कि पश्चिमी घाट का जो एंडेमिक अर्थात स्थानिक प्रजाति है। अब स्थानिक प्रजातियां क्या होती हैं जो केवल और केवल उसी स्थान पर मिलती हैं, यह मैं पहले भी बता चुका हूं। यहां पर आपको वाइल्ड ट्यूरिन ये देखने को मिलेगा और ये भी याद रखिएगा ये जैक फ्रूट अर्थात कटहल के जैसा इसका एक फल होता है। इसी प्रकार से आपको पर्णपाती वनों में देखने को मिलेगा रेड सैंडलवुड अर्थात लाल चंदन और रक्त चंदन के नाम से भी जाना जाता है। आपने इसे मूवीज में सुना होगा, जो पुष्पा मूवी है वहां पर जो है शेषाचलम की पहाड़ी जो कि पूर्वी घाट का ही पार्ट है, यहां से जो है वो लकड़ियों को काटकर उसकी स्मगलिंग की जाती है, ये इसी क्षेत्र से संबंधित है। और याद रखिए जो रक्त चंदन है ये केवल और केवल हमारे पूर्वी घाट में ही मिलता है। चंदन दो प्रकार का होता है, एक व्हाइट और एक रेड। याद रखिए जो व्हाइट है ये विश्व में अदर अदर जगहों पर भी देखने को मिलता है और इसे कंफ्यूज ना करें अपने आप को सागौन के साथ, टीकवुड के साथ। टीकवुड अलग होता है और जो है वो सैंडल्सवुड अलग होता है, अर्थात सागौन अलग होता है और चंदन अलग होता है। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि नीलगिरी का जो क्षेत्र है, याद रखिएगा ये नीलगिरी का क्षेत्र वास्तविकता में एक जंक्शन में आता है, अर्थात ये क्षेत्र वास्तविकता में, जस्ट अ सेकेंड, आप पाएंगे ये क्षेत्र वास्तविकता में एक जंक्शन पर स्थित है, अर्थात ये एक जंक्शन है पश्चिमी तथा पूर्वी घाट पर्वतों का।
इस चीज को अपने माइंड में सेटल डाउन रखें। याद रखें कि आपको यहां पे पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों घाट दिखाई देते हैं और इस प्रकार से आपको इसके नीचे पुनः पश्चिमी घाट के पर्वत दिखाई देंगे। अब यहां जानने योग्य बात है और माइंड में सेटल डाउन करें कि जियोमॉर्फोलॉजिकली अर्थात भू आकृति विज्ञान के अनुसार जो पश्चिमी घाट है उसी का विस्तार आगे नीलगिरी के रूप में है। क्लियर? यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पश्चिमी घाट माफ कीजिएगा, नीलगिरी जो है वो पश्चिमी घाट का पार्ट है या पूर्वी घाट का, तो आपका आंसर बच्चों हमेशा ये होगा कि ये पश्चिमी घाट का पार्ट है। क्लियर? अगर ऑप्शन में ये चीज है कि ये पश्चिमी तथा पूर्वी घाट का जंक्शन है तो आंसर वो जंक्शन होगा। क्लियर? यानी कि जो नीलगिरी वाला पार्ट है ये ज्यादातर पोर्शन बिलोंग करता है किससे? पश्चिमी घाट से। लेकिन अगर प्रश्न ये करा जाए कि ये दोनों पर स्थित है क्या, तो आंसर इस ये दोनों पर स्थित है। मेरी बात क्लियर है? अब याद रखिए अगर आपसे ये प्रश्न करा जाए कि नीलगिरी में किस प्रकार के वनों का विस्तार है, इसलिए मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी, तो आपको याद रखना है कि नीलगिरी में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार है। परंतु अगर दोनों है तो आप दोनों के साथ जा सकते हैं, परंतु 80% पार्ट पे, इवन 90% पार्ट पे आपको सदाबहार वन ही देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब यहां पर ध्यान से देखें, याद रखिए कि अब जो मैं आपके सामने मैप बनाने वाला हूं ये इसका मास्टर मैप होगा और इसको आपको अपनी कॉपी पर एसेंशियली ड्रॉ करना है। क्लियर है? अब यहां ध्यान से देखें, याद रखिए कि सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो आपको यह याद रखनी है कि जो नीलगिरी है इसके नीचे यहां मैं एक रफ डायग्राम और ड्रॉ करता हूं आपके लिए, जिससे आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। याद रखें कि इस प्रकार से आपको नीलगिरी का विस्तार देखने को मिलता है। क्लियर? अब यहां याद रखिएगा कि आपको इसके ऊपर इस स्थान पर यहां प्रवाहित होती हुई दिखाई देगी एक नदी। याद रखिए इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? यह नदी है कावेरी नदी। क्लियर? अब यह भी याद रखिएगा कि इसके नीचे इस प्रकार से आपको यहां पे एक स्थान देखने को मिलेगा। इस स्थान को कहा जाता है मैसूर। क्लियर? इसी प्रकार से आपको इसके नीचे याद रखिएगा, यहां पर मैंने पहले भी बताया है, यहां पर आपको सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, यानी कि दक्षिण भारत की कुछ पहाड़ियां देखने को मिलेंगी जो पश्चिमी घाट का ही भाग है। यह याद रखिएगा कि नीचे पश्चिमी घाट में जो नीचे आपको दिखाई दे रही सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स की पहाड़ियां हैं, यहां पर और नीलगिरी के बीच में एक पास है, एक दर्रा है। यह दर्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आपको नीचे यहां एक पास दिखाई देगा, इसे पाल घाट के दर्रे के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले पश्चिमी घाट वाले पार्ट में आपको बताया था कि थाल घाट और भोर घाट किस स्थान पर है और ये दोनों ही किन दो चीजों को कनेक्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कमेंट बॉक्स में कि कितने बच्चों को मेरी बताई हुई इंफॉर्मेशन याद है कि थाल घाट और भोर घाट ये आते किस राज्य में है, कौन से 2 या 3 क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। याद रखिए ये नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है पालघाट दर्रा या पालघाट पास। क्लियर? अब यहां पर याद रखिएगा कि ये जो नीलगिरी वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र वास्तविकता में 3 राज्यों में आता है। क्लियर है? अब यहां कुछ और फाइन डिटेलिंग की आवश्यकता है, चलिए हम इसे देखते हैं। अब यहां याद रखिएगा यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं। क्लियर? अब इन पहाड़ियों को याद रखिए, इन्हें कहा जाता है मैसूर गिर हिल्स। ये नीलगिरी के इस ओर अर्थात पश्चिमी ओर आपको दिखाई देंगी। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखिए ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र आपको 3 भागों में विभाजित दिखाई देगा। क्लियर? यहां पर आपको इस प्रकार से एक डिवीजन दिखेगा जो आता है बेसिकली किस राज्य में। तो आई थिंक आप सभी को बेहतर तरीके से पता होगा कि नीलगिरी जो है वो 3 राज्यों में स्थित है। याद रखिए 3 राज्य कौन कौन से हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये आता है कर्नाटका में। इसी प्रकार से ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, याद रखिए ये पोर्शन बिलोंग करता है बेसिकली
केरला से, और यहां वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, याद रखिए ये बिलोंग करता है तमिलनाडु से। अर्थात ये जो हिल्स हैं ये आपको 3 राज्यों में देखने को मिलती हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये है बेसिकली आउटलाइन किसकी बच्चों, बेसिकली नीलगिरी की। तो यहां आपको ऊपर कावेरी दिखाई देगी, नीचे जो है वो आपको पालघाट पास दिखाई देगा, एक तरफ आपको मैसूर की पहाड़ियां दिखाई देंगी और इस तरफ आपको जो है वो पूर्वी घाट पर्वत दिखाई देंगे। मेरी बात क्लियर है सभी को? तो इसे भी हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं, जिससे आपको जब आप इसे मैपिंग के थ्रू याद करें तब आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। याद रखें ये है ईस्टर्न घाट्स या पूर्वी घाट। तो ये कुछ इसकी आउटलाइन है। अब हम इसे डिटेल में ड्रॉ करने वाले हैं। चलिए आइए इसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो नीलगिरी वाला क्षेत्र है, अब हम इसमें एक एक करके चीजों को ऐड करेंगे, परंतु मैं इसे ऐड करूं इसके पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन नीलगिरी के लिए पता होनी चाहिए। तो चलिए हम इसे पहले देख लेते हैं और इसमें आगे मैं और भी बहुत सारी चीजें ऐड करने वाला हूं। क्लियर? तो पहली चीज तो जो नीलगिरी है ये एक पर्वतीय घाट है, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन ये पर्वतीय घाट पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के बीच स्थित है। तीसरी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार देखने को मिलेगा, साथ ही कहीं कहीं पर आपको पर्णपाती वन भी दिखाई देंगे। चौथी इंफॉर्मेशन कि ये 3 राज्यों में स्थित है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। पांचवी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि 1986 में पहली बार भारत की ओर से MBA कार्यक्रम में, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में जो है वो जो घोषित करा गया बायोस्फीयर रिजर्व था, ये बायोस्फीयर रिजर्व बना था नीलगिरी। और ये कब घोषित हुआ था? तो 1986 में ये घोषित हुआ था। इसके अलावा पांचवी इंफॉर्मेशन याद रखिए कि इसे कंजर्वेशन इंटरनेशनल भी बायोस्फीयर रिजर्व मानता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे मानती है कि ये इको सेंसिटिव जोन है, और इको सेंसिटिव का मतलब है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। क्लियर? इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन याद रखिए कि भारत के जैव विविधता के हॉटस्पॉट में आता है। इसके अलावा ये याद रखिए 20 से अधिक जो स्थानिक प्रजाति हैं अर्थात एंडेमिक स्पीशीज हैं वो यहां मिलती हैं। कुछ प्रजातियों के बारे में हम आज भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मैंने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बोली मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली चीज जो नीलगिरी वाला क्षेत्र है ये 3 राज्यों में आता है। दूसरी चीज ये एक पर्वतीय घाट है, ये घाट बेसिकली जो है वो पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच में है। यहां पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिखाई देते हैं, पर्णपाती के साथ दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र 20 से अधिक स्थानीय प्रजातियों को अपने अंदर समाये हुए स्थित है। इसके अलावा 1986 में इसे जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन के लिए, यानी कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए इसे बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करा था, और ये भारत का पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व था। भारत सरकार जो है इसे इको सेंसिटिव जोन के नाम से भी बुलाती है। यह भारत का जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी है। पॉइंट क्लियर हो चुके हैं? अब यहां याद रखिए यहां पे 8 से 10 नेशनल पार्क हैं। इन नेशनल पार्क की मैपिंग करनी होगी। यहां पर जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य है अर्थात वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, हमें इसकी मैपिंग करनी होगी। तो ये पूरा पोर्शन हम कवर करेंगे, पर पहले मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को यहां मेंशन कर देता हूं। चलिए, जैसा कि हमने देखा ये पर्वतीय घाट है। याद रखिए पर्वतीय घाट जो है वो पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के बीच में है। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पर्णपाती तथा सदाबहार दोनों प्रकार के वन हैं। 3 राज्यों में इसका विस्तार है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व बना था ये। इसके अलावा यहाँ याद रखिए यहाँ पर 8+ नेशनल पार्क्स हैं जिसकी हम मैपिंग करेंगे, तथा यहाँ पर आपको 20 से ज्यादा एंडेमिक प्रजातियां अर्थात स्थानिक प्रजातियां देखने को मिलती हैं। और यह भी याद रखिएगा कि इस स्थान का नाम जो है ये किस नाम पर पड़ा था? तो तमिल लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसे कहा जाता है नीलम, तथा संस्कृत भाषा का एक वर्ड है जिसे कहा जाता है बेसिकली गिरी। और याद रखिए यहां पर ये जो नाम है इसका, इसकी इंफॉर्मेशन आपको हमेशा याद रखनी है कि यहां पर एक, देखिए जैसा आप सभी को, अब यहां ध्यान से देखिएगा, याद रखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वो तापमान बढ़ता जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो पर्वत होते हैं
पर्वतों में ऊंचाई पर जो वनस्पति है ये परिवर्तित हो जाती है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि पर्वत में एक सिग्निफिकेंट हाइट के बाद ऊपर आपको जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय वन दिखाई देने लगते हैं। और यहां पर आपको जो है उष्णकटिबंधीय वन दिखाई देंगे। तो नीलगिरी में जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता जाएगा, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन वाला क्षेत्र है इसके लिए याद रखिएगा यहां पर एक प्रकार के वन दिखते हैं जो शीतोष्ण वन का उदाहरण है। याद रखिएगा इन्हें बेसिकली कहा जाता है शोला फॉरेस्ट, शोला वन। क्लियर? अब याद रखिए जो शोला वन है इसमें एक प्रकार का जो श्रब है या पौधा है वो ग्रो होता है और इसे कहा जाता है नीलकुरुंजी। याद रखिए कि इस नीलकुरुंजी के कारण इसका नाम जो है वो नीलगिरी पड़ा है, इसी पर इसका नाम पड़ा है नीलगिरी। अब इसके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है परंतु ये ऑथेंटिक नहीं है। डोंट वरी, इससे यूपीएससी प्रश्न नहीं करेगा। आपको केवल और केवल इस चीज को अपने दिमाग में सेटल डाउन रखना चाहिए कि जो नीलकुरुंजी है ये हर साल नहीं होता परंतु कई बार हर साल भी देखने को मिला है, पर रेयरली दिखता है। 10 से 12 सालों में ही इसका विकास जो है वो पूरे एरिया में एक साथ हो पाता है। कुछ लोगों का कहना है कि एंटी कैंसरस होता है, कुछ लोगों का कहना है इसमें कुछ औषधीय गुण है। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये पुष्प यहाँ पर मिलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ चूंकि तापमान कम होता है तो जो फॉरेस्ट है, जो वन है, उनका प्रकार भी परिवर्तित हो जाता है। मेरा पॉइंट क्लियर है सभी को? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हमने देखी। अब आइए इसकी मैपिंग पर वापस आते हैं। याद रखिए कि हम एक एक करके सारी चीजों को इसमें ऐड ऑन करेंगे। आपको इस प्रकार से मैप पे याद रखिए कि एटलस में आपको पेज नंबर में सारी शायद इंफॉर्मेशन ना मिले, परेशान ना हो। आपको जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से निकाली हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। हो सकता है आपको बहुत सारी मार्किंग ना मिले या फिर वो ऊपर नीचे मिले, जैसे अभी मैं आपको ब्रह्मगिरी के बारे में बताने वाला हूं। अब ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां आपको मैपिंग में काफी ऊपर दिखेंगे, नीलगिरी काफी नीचे दिखेगा, लेकिन याद रखिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां अलग है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग है। इसी प्रकार से आपको जो है वो कुछ चीजें अलग स्थान पर दिखेंगी, परेशान बिल्कुल भी ना हो। कुछ चीजों के नाम ऐसे हैं कि वो एक से दूसरी जगह जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग जगह पे है, अर्थात वन्य जीव अभ्यारण्य अलग जगह पर है, उसका जो हिल है वो अलग जगह पर है। परेशान बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा विश्वास रखते हुए इसे इस प्रकार से कंप्लीट करें। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि ये है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। नो, ये है बेसिकली ब्रह्मगिरी का, जस्ट अ सेकेंड, ये है बेसिकली ब्रह्मगिरी का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसके बारे में आप मुझे बताएं कि ये कौन से राज्य में आता है। क्लियर है? इसी प्रकार से हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, अदरवाइज आपको जो है आगे प्रॉब्लम होगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका मतलब है वन जीव अभ्यारण्य। क्लियर? अब इसी प्रकार से आप जब नीचे आएंगे तो याद रखिए आपको इसके नीचे यहां पर एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई देगी। अब इस मैप को याद रखिएगा बच्चों, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम को निकालना चाहते हैं, अपने दिमाग में सेटल डाउन कर लें, प्रिंट कर लें, कॉपी पर बनाएं और 4 बार प्रैक्टिस करें, जिससे सारा क्रम याद हो जाए। एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे यूपीएससी ने इससे प्रश्न पूछे हैं। इससे ज्यादा प्रश्न आने का कारण क्या है? इसमें पोटेंशियल बहुत है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अगर मैं आपकी क्लास लेने पर आऊं तो लगभग 5 घंटा में सिर्फ इसके बारे में आपको बताऊं। याद रखिए कि सूडल एंड डायवर्सिटी का पार्ट है। यहां कुछ ऐसी वनस्पति मिलती है जो केवल और केवल श्रीलंका में मिलती है, यानी कि सिर्फ श्रीलंका में मिलने वाली वनस्पति का विकास इस क्षेत्र में किस प्रकार से हुआ। आपको यहां पर कुछ ऐसी आक्रामक प्रजातियां भी देखने को मिलेगी, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज भी देखने को मिलेंगी, जो केवल और केवल आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलती हैं। ये किस प्रकार से इस स्थान पर आई और कैसे ये इस स्थान को, बायोडायवर्सिटी को, जैव विविधता को समाप्त कर रही हैं, इससे रिलेटेड भी प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं। परंतु एक टाइम का जो है वो अभाव होता है। हमेशा याद रखें कि आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूं एक वीडियो पर, मैं पूरा देने का प्रयास करूंगा, पर आपको कुछ लिमिटेशंस हमेशा रहेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ओवरकम करने के लिए P2I बैचेस में आ सकते हैं। वहां पर फिर हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं होता, हम और भी ज्यादा डिटेल में क्लास को एंटरटेन करते हैं। परंतु अगर आप चाहते हैं
कि आप सक्सेस हो तो एटलीस्ट इस इंफॉर्मेशन को अपने कॉपी पर नोट डाउन जरूर करें और सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हम मोटिवेटेड फील करें आप तक उस कंटेंट को डिलीवर करने में। क्लियर है? अब यहां ध्यान से देखिए, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा, याद रखिए इसे बेसिकली कहा जाता है अर्लम, या इस प्रकार से इसे अर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। अब याद रखिए अर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा ये केरला में आता है। क्लियर? इसी प्रकार से अब आप चलना स्टार्ट करेंगे तो नेशनल पार्क आएंगे। यहां याद रखिएगा सबसे ऊपर इस स्थान पर, यानी कि जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, इसके नीचे एक नेशनल पार्क दिखेगा। याद रखिए इसका नाम बेसिकली है राजीव गांधी नेशनल पार्क, परंतु ये राजीव गांधी के नाम से नहीं आता, ये नाम चेंज हुआ है। इसके पुराने नाम से अक्सर इसे पूछा जाता है। इसका पुराना नाम है नागरहोल नेशनल पार्क। क्लियर है? नागरहोल नेशनल पार्क, इसी का दूसरा नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क। क्लियर? अब इससे बच्चों जब आप नीचे आएंगे तो याद रखिए आपको इस प्रकार से जो है एक और नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और यहां मेरी एक्सपेक्टेशन है आप लोग इसे आवश्यक रूप से मार्क करें। ये नागरहोल वाला जो पार्ट है ये कर्नाटका में आएगा, और इस प्रकार से यहां जो आपको देखने को मिलेगा, याद रखिए इसे कहा जाता है वायनाड, ये केरल में आएगा। क्लियर? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर? तो आपने अभी देखा ब्रह्मगिरी, फिर देखा आपने नीलगिरी, ब्रह्मगिरी, इसके बाद नागरहोल या राजीव गांधी, इसके नीचे आएंगे तो वायनाड। अब इससे और नीचे आएंगे तो याद रखिएगा आपको इस स्थान पर कुछ नीचे जाते हुए दिखाई देगा एक और नेशनल पार्क, और अभी मैं फाइनल आउटलाइन भी बना दूंगा तो आप लोग को और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी चीजों की। याद रखिए इसे कहा जाता है बेसिकली बांदीपुर नेशनल पार्क, और ये बांदीपुर नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है कहां पर? कर्नाटका में। तो आपको ऊपर नागरहोल और नीचे बांदीपुर नेशनल पार्क। क्लियर? चलिए अब इससे नीचे आएंगे तो याद रखिए आपको यहां पर दो नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से एक नेशनल पार्क है जिसे जाना जाता है मधुमलाई के नाम से, और इसके बाजू में एक और नेशनल पार्क है जिसे जाना जाता है तलाई मलाई के नाम से। क्लियर? तो इन दोनों ही नेशनल पार्क को याद रखिएगा, एक है मधुमलाई और एक है तलाई मलाई। अब याद रखिए कि अलग अलग सोर्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहां मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि थोड़ा सा इस इंफॉर्मेशन में हर प्लेस में कंफ्यूजन है। तो याद रखिए जो मधुमलाई है ये 2 राज्यों में आती है, तलाई मलाई जो है वो 3 राज्यों में आती है। कई जगह पे मधुमलाई जो है वो 3 राज्यों में लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर जो है तलाई मलाई को 2 राज्यों में लिखा हुआ है। परेशान ना हो, जहां पर डिस्प्यूट होगा यूपीएससी उससे प्रश्न नहीं करेगी। यहां आपको याद रखना है ये है मधुमलाई, ये आप मानकर चलें कि केरल प्लस, माफ कीजिएगा, केरल प्लस तमिलनाडु में आता है, और इसी प्रकार से जो तलाई मलाई है याद रखिए ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये तीनों में आता है। ऐसा आप मारकर चले, थोड़ा सा डिवीजन हो सकता है पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे। क्लियर है? अब इस चीज का कंटिन्यूएशन याद रखिएगा, आपको आगे इस स्थान पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। यहां पर याद रखिएगा, यहां जो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिखेंगी इस प्रकार से, एक का नाम बच्चों याद रखिए, इसे कहा जाता है बिलिगिरी रंगा, और ये याद रखिएगा ये प्रॉपरली तमिलनाडु में आती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिलिगिरी रंगा में आपको एक स्पेशल टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है। क्या है वो कंडीशन, मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं। याद रखें इसे कहा जाता है बिलिगिरी रंगा, और ये याद रखिए ये प्रॉपरली आता है तमिलनाडु में। इसके लिए इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि इस स्थान पर आपको एक बहुत ही रेयरेस्ट काइंड की कंडीशन देखने को मिलती है, जहां पर जैसा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा है कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर वृक्षों का आवरण काफी सघन होता है, सनलाइट पेनिट्रेट करके जमीन तक नहीं आ पाती, यानी कि जमीन पर अंधेरा रहता है। इतना ज्यादा सदाबहार वनों में वृक्षों का घनत्व होता है। पर्णपाती वन में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही गर्मियों का आगमन होता है वृक्ष अपने पत्ते त्याग देते हैं, और ये जो स्थान है बिलिगिरी रंगा, यहां पर आपको सदाबहार वन और पर्णपाती वन बिल्कुल बॉर्डर बनाते हुए दिखेंगे।
एक ऐसा पॉइंट भी है इवन इस स्थान पर जहां आप खड़े हो तो आपको एक तरफ जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार दिखेगा और उससे कुछ ही दूर आने पर आपको जो है दिखाई देने लगेगा पर्णपाती वन। तो एक जगह पर पूरा सनलाइट नीचे तक पहुंचेगा और आपको कहीं छाया नहीं दिखेगी, और एक स्थान पर आपको जो है वो इतना घना वन दिखाई देगा कि जमीन पर लाइट नहीं दिखेगी। ये एक बहुत रेयर काइंड की कंडीशन होती है, और ये कंडीशन बेसिकली आपको क्लियरली विजिबल दिखती है कहां पर, बिलीगिरी रंगा में, और याद रखिए ये आता है स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। क्लियर है? अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो याद रखिए आपको ऊपर इस स्थान पर कुछ इस तरह से कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई देगी। चलिए एक काम करते हैं, आप मुझे बताएंगे कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में आती है। क्लियर? तो इस प्रकार से कुछ ऊपर से नीचे की ओर ये जाता हुआ दिखाई देगा नीलगिरी का शेप। आइए इसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और आगे की मार्किंग्स को डन करते हैं। क्लियर? आई थिंक अभी भी आपके लिए रीडेबल होगा। इसी प्रकार से अब हम नीचे चलें। अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखिए इस स्थान पर आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्लियर? इस नेशनल पार्क को कहा जाता है मुकुर्ती नेशनल पार्क। मुकुर्ती नेशनल पार्क, याद रखिए ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु में आता है, और इसी के आगे यहां पर इस स्थान पर आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। याद रखिए इसे कहा जाता है सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर? और ये भी याद रखिएगा ये दोनों ही तमिलनाडु में आते हैं। सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी तमिलनाडु में आता है, और याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, सेवरल टाइम यूपीएससी ने इससे प्रश्न पूछे हैं। क्लियर? अब इसी प्रकार से मुकुर्ती के नीचे आएंगे तो आपको एक जो है वो नेशनल पार्क दिखाई देगा इस प्रकार से। याद रखिए इसे कहा जाता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और आई थिंक आप सभी को पता होगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरल में आता है। और ये याद रखिएगा यहां पर रोपवे की सहायता से नीलगिरी के जो जंगल हैं उसके बीच से टूरिस्ट को निकाला जाता है, इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। टूरिस्ट को जो है वो एक पहाड़ की चोटी से लाते हुए नीचे लाया जाता है। अब इस क्रम में याद रखिएगा कि ये काफी जो है वो देखने में मनोरम्य दृश्य है, जहां पर आप जब पहाड़ के ऊपर देखते हैं तो आपको नीचे वनस्पति दिखाई देती है, एक कैनोपी दिखाई देती है, एक छत दिखाई देती है वनस्पतियों से निर्मित। क्लियर? और उसके ऊपर मेघों का विस्तार दिखता है। अब आप नीचे जाएंगे तो आप जैसे ही अंदर पहुंचेंगे, जैसे ही फॉरेस्ट के अंदर पहुंचेंगे, अचानक से अंधेरा आ जाएगा और आपको कहीं कहीं जो है वो लाइट कैनोपी से नीचे आती हुई दिखाई देगी। काफी ब्यूटीफुल जो है वो दृश्य होता है, और ये आपको दिखाई देता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। क्लियर? तो याद रखिए ये केरल में इसका विस्तार है। इसी प्रकार से लास्ट में यहां पर आपको कुछ जो है वो एक छोटा सा प्लेस मिलेगा। ये प्लेस बेसिकली आपको तमिलनाडु के पास दिखाई देगा। इसे कहा जाता है शिरुवणी। ये शिरुवणी हिल्स के नाम से जाना जाता है। ये आपको तमिलनाडु में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसे जरूर मार्क करें क्योंकि ये आने वाले समय में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में इसका जो है वो इंक्लूजन होने वाला है। ये इंफॉर्मेशन हमेशा अपने दिमाग में सेटल डाउन रखिएगा। क्लियर? अब ये जो है ये बनकर रेडी है आपका ब्रॉडर सेंस में मैप किस चीज का? नीलगिरी का। जस्ट अ सेकेंड। अब हम इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां पर एक चीज आप ऐड ऑन कर सकते हैं। याद रखिए कि आपको यहां पर नॉर्थ और साउथ फॉरेस्ट डिवीजन दिखाई देंगे इस प्रकार से। इन्हें जो है वो नीलगिरी के एफडी यानी कि फॉरेस्ट डिवीजन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आपको केवल और केवल इनका लोकेशन पता होना आवश्यक है, इसके अलावा अदर कोई इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे नॉर्थ तथा साउथ, नॉर्थ नीलगिरी, फॉरेस्ट डिवीजन, इसे एफडी लिख दिया जाता है डायरेक्टली। इसे साउथ नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसी प्रकार से जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको इसमें उत्तर तथा दक्षिणी वाले भाग में आपको नदियों का प्रवाह दिखाई देगा। याद रखिएगा ये जो प्रवाह है ये आपको ऊपर की दिशा में कावेरी का, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इस प्रकार से यहां, जस्ट अ सेकेंड,
इस प्रकार से यहाँ पर आपको कावेरी का प्रवाह देखने को मिलता है और नीचे की पार्ट में जैसा कि हमने देखा हमें यहाँ पर पाल घाट का दर्रा दिखाई देता है और ये बनकर रेडी है हमारा नीलगिरी। तो ये हमारा सेक्शन रेडी है। अब यहाँ याद रखिए कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको और जाननी चाहिए। याद रखिएगा कि नीलगिरी की जो उच्चतम चोटी है इसे कहा जाता है दोदा बेटा। और याद रखिए जो दोदा बेटा है ये बेसिकली तमिलनाडु इसकी हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत की, ये संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, यानी कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? तो ये वो है अनाई मुंडी। आती कहां पे है? अन्नामलाई में, सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स में आता है। और ये भी याद रखिएगा जैसा मैंने आपको बताया हम एक उष्णकटिबंधीय देश से बिलोंग करते हैं। लगभग 8 से 9 महीने हमें ऑन एन एवरेज हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, तापमान ज्यादा देखने को मिलता है। अर्थात टूरिस्ट कहां घूमने जाएंगे? जहां तापमान कम होगा। और याद रखिए तापमान कहां पर कम होता है? तो जो तापमान कहां पर कम होता है? तो जो बेसिकली पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो हिल स्टेशन हैं, वहां तापमान कम होता है। और याद रखिएगा आपको यहां पर दोदा बेटा के पास एक फेमस हिल स्टेशन मिलेगा जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, या कई बार इसे उट्टक मंडलम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो ऊटी या उट्टक मंडलम आपको जो है वो तमिलनाडु में और खासकर आपको जो है वो दोदा बेटा के पास देखने को मिलता है। ये हमारा नीलगिरी वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। यहां पर कुछ प्रजातियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैं एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में जरूर लेकर आऊंगा जहां पर हम देखेंगे कि नीलगिरी की कुछ प्रजातियां कौन कौन सी हैं। एक ब्रॉडर सेंस में अगर आप समझना चाहें तो इस क्षेत्र में आपको जो है वो नीलगिरी थार, आइए मैं इसे अलग से सेक्शन में लिखता हूं। यहां की कुछ प्रजातियों के बारे में, कुछ जीवों के बारे में आइए थोड़ा डिटेलिंग देखते हैं। याद रखिए सबसे पहले तो यहां पर बहुत सारी ऐसी प्रजातियां देखने को मिलती हैं जो विश्व में किसी और स्थान पर उपस्थित हैं ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर एक तो आपको नील कुरुंजी देखने को मिलेगा, और इस सभी को अपने एटलस में याद रखिए, इस सभी को अपने एटलस में जरूर लिखें। आपको स्टिकी नोट्स लेने हैं और वहीं जहां एटलस में ये बना हुआ है, और अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो हिंदी मीडियम का जो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस होता है वहां पेज नंबर 22 और 23 में आपको ये मार्किंग आराम से मिल जाएंगी, वहां इसे स्टिकी नोट्स के फॉर्म में लगाएं। एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर नील कुरुंजी मिलता है। क्लियर? ये जो है वो सदाबहार तो नहीं कहेंगे पूर्णतः, परंतु याद रखिएगा कि ये शीतोष्ण वनों के क्षेत्र में उगने वाली एक वनस्पति है जिसे शोला के नाम से जाना जाता है। एक ये इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज याद रखिए यहां पर आपको नीलगिरी ताहर ये एक जीव देखने को मिलता है। आप लोग जाएंगे और गूगल करके मुझे बताएंगे कि इसका IUCN स्टेटस क्या है, और याद रखिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके अलावा यहां पर आपको मालाबार शिवेट ये देखने को मिलता है। क्लियर? इसके अलावा यहां पर आपको लायन टेल्ड मकाओ यानी कि शेर के जैसी पूंछ वाला बंदर देखने को मिलता है, और इसका इंग्लिश में नाम बच्चों आवश्यक रूप से याद रखिएगा, इसे लायन टेल्ड मकाओ के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से याद रखिए कि यहां पर जो है कुछ बहुत रेयर टाइप के प्लांट भी मिलते हैं। एक जीव के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बेसिकली ये जो है एक पौधा है। याद रखिए ये साउथ अफ्रीका में जो है वो पाया जाता था, तो इसे कहा जाता है प्रोसी फ्लोरा मॉलिसेमा। फाइन? याद रखिए ये एक पौधा है। ये जो पौधा है इसका एक फ्रूट होता है, इसे याद रखिएगा, इसे बेसिकली कहा जाता है बनाना पैशन फ्रूट। क्लियर? ये बनाना पैशन फ्रूट, इसकी खेती भी कई जगह की जाती है, और इसकी खेती आपको तमिलनाडु में काफी देखने को मिलेगी। याद रखिए ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में भी कई जगह जो है उगाया जाता है, और ये उगता कहां पर है? नीलगिरी वाले क्षेत्र में। अब होता यह है कि इसकी खेती के कारण नीलगिरी के अदर जो एरिया हैं वहां पर वनों की कटाई कर दी जाती है। क्लियर? याद रखिए ये एक जो है वो आक्रामक प्रजाति है, अर्थात ये जिस स्थान पर जाती है दूसरे
जो पेड़ हैं उन्हें ज्यादा ग्रो होने नहीं देती। आप एक बार गूगल करेंगे तो इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दिखेगी। एक प्रजाति है जिसे साउथ में कहा जाता है प्रोसिफ्लोरा, और इसी प्रकार से एक और प्रजाति है नॉर्थ में, याद रखिएगा, उसे कहा जाता है प्रोसिफिफ्लोरा। यहां पे स्पेलिंग का डिफरेंस है, जिसे हिंदी में विलायती किकार या प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ये नॉर्थ में नाम चलता है। ये बबूल की तरह दिखाई देता है और आपको सेंट्रल ड्राई रिज में ये पूरे एरिया में 400 एकड़ में लगभग फैला हुआ दिखेगा। तो एक आक्रामक प्रजाति आपको साउथ में देखने को मिलती है, एक नॉर्थ में देखने को मिलती है। जो नॉर्थ में देखने को मिलती है, याद रखिए, इसे कहा जाता है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, और यहां जो मिलती है प्रोसिफ्लोरा, ये दूसरी है। क्लियर? इसका जो फ्रूट होता है ये बनाना पैशन फ्रूट के नाम से जाना जाता है। इन दोनों से ही, इससे तो अभी प्रश्न नहीं आए हैं। जो ऊपर वाला है, जो दिल्ली वाले एरिया में फैला हुआ है, 1911 में अंग्रेजों ने इसे सजावट के कार्यक्रम के लिए लाया था, जब दिल्ली को अपनी राजधानी बना रहे थे मेक्सिको से। और याद रखिए, ये जो बबूल है, ये जब भारत में आया था तो ब्रिटिश राज का एक जो है वो प्रतीक चिन्ह बना था। कारण क्या था कि जिस प्रकार से अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था और अंग्रेजों ने पूरे एरिया को समाप्त कर दिया, उसी प्रकार से इस पेड़ को जब भारत में लाया गया तो लाने के पश्चात 5 पेड़ लाए गए थे, एक बचा, पांचों को खत्म करा और उस एरिया की जहां इसे लगाया गया था अन्य सारे पेड़ों को जो है वो समाप्त कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि खुदीराम बोस ने जिस समय जो है बॉम्ब मारा था, मारने के पश्चात इसी क्षेत्र से वो भागे थे। और याद रखिए, जो अंग्रेज सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए गए वो इसी क्षेत्र में फंस गए थे, ऐसा कहा जाता है। इसके ऑथेंटिक होने की मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, परंतु ये कहा जाता है। क्लियर? अब याद रखिए कि ये जो फ्रूट है, इसके लिए इसका जो है वो कल्टीवेशन इंडिया में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में हो रहा है, जो नीलगिरी के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। इसके अलावा एक चीज और है, याद रखिए कि 1960 के दशक में आपने देखा होगा और काफी ज्यादा इसके बारे में पढ़ा होगा कि हम काफी ज्यादा जो है खाद्य आयात करते थे। एक समय पे हमने जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जो गेहूं है उसका आयात करा था। और याद रखिए कि जब हमने ये आयात करा तो इसके साथ एक प्रकार की घास आई थी जिसे लंटाना कामरा इस नाम से जाना जाता है। याद रखिए कि 1960 के दशक में आई ये घास गाजर घास या कांग्रेस ग्रास के नाम से जानी जाती है। और इसका एक गुण होता है कि इसके जो बीज होते हैं ये ड्रॉट और फायर रेजिस्टेंट होते हैं, अर्थात ना ही जलने पर समाप्त होते हैं और ना ही सूखे में समाप्त होते हैं। एक बार ये किसी स्थान पर उग जाए तो उस स्थान पर से इसे हटा पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। और आप पाएंगे कि जब ये भारत आई तो ये एक्सीडेंटली आई थी, यानी कि गलती से आई थी। धान के साथ, माफ कीजिएगा, गेहूं के साथ ये चलकर भारत आई और आने के पश्चात पूरे क्षेत्र में फैल गई। और याद रखिए इसका विस्तार आज आपको जो है वो नीलगिरी वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। और ये कई बार फॉरेस्ट फायर अर्थात जंगलों में लगने वाली आग के लिए भी जिम्मेदार होती है। क्लियर? तो ये कुछ प्रजातियां हैं। इसके अलावा अलग से अगर आप चाहते हैं तो हम अलग से प्रजाति वाला सेक्शन भी कर सकते हैं। वैसे हमें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी प्रजातियों के बारे में, एक अगर मैं आपको कहूं तो अगर कोई बच्चा यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री को क्वालिफाई करना चाहता है और पिन पॉइंट नोट्स बनाए तो 10 पेजेस में आपको 10 प्रश्न का कंटेंट मिल जाएगा। मतलब अगर हम इसे एक सीरीज के फॉर्म में कंटिन्यू करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्या ऐसा कारण है कि लोगों का एक बार प्री निकलने के पश्चात हमेशा उनका प्री निकलता है? याद रखिए, अब जो जिस पोर्शन में वीडियो के आप हैं ये वो पोर्शन है जहां तक 80% क्राउड जा चुका है। आप यहां तक पहुंचे हैं मतलब आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। यहां मेरी आपसे 2 एडवाइस है। याद रखिए, जेन्युइनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस लगेगा और आपको जो है वो हमारे साथ बैचेस में जेन्युइनली आना चाहिए। अच्छा बैच है, आपकी सक्सेस इंश्योर होगी, आप जरूर फील करेंगे। देखिए, मैं एक क्लियर कट बात कहूं तो बच्चे याद रखिएगा कि आपको बैच का पार्ट बनने के बाद ये फील होगा ही कि अच्छा हुआ आपने बैच ज्वाइन करा है। ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आपका मनी वेस्ट हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ। आपका जो प्रिपरेशन है ये एक लेवल अप आ जाएगा, आपके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम क्लियर करने का, ज्यादा ऑर्गेनाइज मैनर से आप पढ़ पाओगे। जिस प्रकार से आप स्कूल जाते हो उस प्रकार से आपकी क्लासेस लगेंगी, तब देखिएगा आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर होती है। वॉट एवर द कोड इज, आप कोई भी कोड लगाएं, आपको मिनिमम कॉस्ट पर वो मिल जाएगा। फाइन, और आप जो है उससे प्रिवेल करके P2I बैचेस में आए। ये मेरी बच्चे पहली एडवाइस है। सेकंड एडवाइस मेरी याद रखिएगा कि आपको करना क्या है, करना यह है कि छोटी छोटी बारीक चीजों को याद रखना होगा। अब जैसे मैंने यहां पर बताया प्रजातियों के बारे में, एक अगर मैं आपसे कहूं फिंगर टिप्स पर आप काउंट कर सकते हैं। बायोम से प्रश्न आने ही आने हैं, 3 से 4 प्रश्न उससे आते हैं।
फाइन। आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से एक प्रश्न से 1 से 5 प्रश्न के बीच में आने ही आने हैं। प्रजातियों से रिलेटेड प्रश्न आने ही आने हैं। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इससे आने ही आने हैं। इस प्रकार से अगर कुछ टॉपिक्स जिनसे हमेशा प्रश्न आते हैं, एक लिस्ट बना ली जाए और उनके नोट्स बना लिए जाएं, तो ये 10 से 20 पेजेस में खत्म हो जाएंगे। एक पतली सी बुकलेट होगी। आप पेपर के जाने से पहले उस बुकलेट को जो है वो रिवाइज करके जाएं। जैसे ही आप पेपर हॉल पे घुसेंगे, जैसे ही आप प्रश्न सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आपको उससे डायरेक्टली प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? तो हम जो है प्रयास वैल्यू एडिशन में इसी चीज का कर रहे हैं। बस समस्या ये होती है कि वीडियो की लेंथ इतनी ना हो कि बच्चा देखना पसंद ना करे, इसलिए हमें उसे जो है सेगमेंट वाइज करना है। जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट की कुछ प्रजातियों को देखा, इसी प्रकार से साउथ की प्रजातियों को देखें। और अगर मैं पूरे भारत की वो सारी प्रजातियां जो IUCN में आती हैं और हमारे लिए जरूरी हैं, अगर उसका एक वीडियो बनाऊं, 3 से 4 घंटे लगेंगे, लेकिन उस वीडियो के एक बार रिवीजन से आपको सीधे प्रश्न आते हुए हर साल दिखाई देंगे। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि वो प्रजातियां लगातार न्यूज में रहती हैं। इसी प्रकार से कोई नई प्रजाति, साल भर में 8 से 10 ऐसी प्रजातियां होती हैं जो नई मिलती हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने उसका एक कंपाइलेशन बना लिया। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ें तो ये स्मार्ट स्टडी आपका सिलेक्शन इंश्योर करती है। ये दोनों मेरी इंफॉर्मेशन याद रखिए। प्रयास करें कि आप जल्द से जल्द जो है वो P2I बैचेस में आ जाएं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कितना भी एफर्ट लगाएं, आपको एक जगह पर जो है एक डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी, वो जो आपको आसानी से मिल जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज कि कुछ पिन पॉइंट जो सेक्शंस है जहां से प्रश्न आते ही हैं, आप उनके नोट्स जरूर बनाएं। और वैल्यू एडिशन में बेसिकली मैं इसी को कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। जितने भी वीडियोस आते हैं, एक लंबे एनालिसिस के बाद कि इससे प्रश्न आ सकता है, वो वीडियोस अपलोड करे जाते हैं। तो थोड़ा सा आप इसे भी सपोर्ट कर सकते हैं, इसे शेयर करें। इसकी रीच बढ़ेगी तो हम भी मोटिवेटेड फील करेंगे आपके साथ इसी प्रकार के वीडियोस को लेकर आने में। क्लियर है? तो ये मैप आपका बन के बच्चों रेडी है। आप इसे जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से प्ले करें। मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो प्री है वो आपका प्री हो, आपका सिलेक्शन उसमें इंश्योर हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू बच्चों। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।